भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. आज हमने सब लोग जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हो सब ऑन कर लो, जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अदरवाइज सब कर लेंगे. देखिए कुछ चीज़ें अभी आई हैं जो नेट JRF में एक नई इन्फॉर्मेशंस हैं. अब अगर सबने ऑन नहीं किया तो हम कुछ नहीं बताएंगे, ठीक. अगर सबको ऑफ ही रहेगा तो हम बताएंगे किसको, हमें क्या पता कोई बैठा भी है कि नहीं बैठा है. हाँ, जो लोग कोई बहुत ज़रूरी है वो ना ऑन करो, लेकिन सब लोग अल्लू और हिमांशु दिव्या सब लोग अपने अपने कैमरा ऑन रखना, ठीक है. चलिए देखो इसमें क्या है कि जो नेट JRF में है कुछ अलग से आपकी वो आ गई है, ठीक है. तो जैसे अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि आप नेट करोगे तो आपको JRF मिल सकती है, JRF करोगे तो JRF मिल सकती है. इसके अलावा भी कल हम यूनिवर्सिटी से कुछ चीज़ें पता चली हैं कि जिन लोगों के प्रपोज़ल बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे वो नेट और JRF नहीं भी करोगे तब भी आपको JRF मिलेगी, ठीक. इसका मतलब समझ में, प्रपोज़ल स्ट्रॉन्ग होने का मतलब आप किस टॉपिक पर काम करना चाहते हो PhD में, तो उसमें भी JRF. और इवन जो हम लोगों का JRF जैसे अभी किसी का स्टार्ट होगा तो वो JRF किस में जाएगा, 45,000 में जाएगा के अराउंड जाएगा, स्टार्ट होगा 40 से 45 के बीच में. कुछ का ये है कि जैसे जहाँ वो रह रहे हैं उसका भी चार्ज इंक्लूड कर दिया जाता है उसमें, और कई बार उसी में है अंदर ही है तो फिर वहाँ थोड़ा सा तो 40 और 45 का चलता है इसके बीच में, ठीक है. तो प्रपोज़ल स्ट्रॉन्ग होगा तो आप आराम से, अब मान लो आपने कोई प्रपोज़ल, अभी कल देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 2 बच्चे हैं तो उसमें से एक को तो हमने पढ़ाया है तो उसका PhD का वर्क है, उसके लिए उसने हमको काम सपोर्ट करना था उसको. तो उसमें इससे पता चला कि वो क्या किया कि जो PhD उसका फ्रेंड है वो भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय से, उसने ना तो नेट किया, बस योग से अभी उसका MSc हुआ और उसके बाद उसने सीधा कुछ चीज़ें उसकी चल रही थी तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो अपना वो एक गुरुजी का चलता है कि अपना अनुष्ठान मंत्र जो भी किया वो अपने करने के बाद उसने सीधा हॉस्पिटल में एम्स में जा कर के एक प्रपोज़ल बनाया 1 मंथ में, और वो 1 मंथ का प्रपोज़ल IIT में पास हो गया. 60,000 रुपये उसकी JRF स्टार्ट हो गई है, ठीक है, लास्ट मंथ से. क्योंकि ये ऐसी चीज़ें कई बार हम लोग उसी में काम कर रहे होते तो हमें पता ही नहीं होता. दूसरा जो मान लो कि जैसे अभी रचना जी आप हो, मोनिका मैम का तो अभी थोड़े से कुछ ऐसी चीज़ें कि हम नहीं कह सकते वो बाहर जा सकती हैं, लेकिन आपका क्या है कि अगर जा सकते हो तो वो ऐसी चीज़ें हैं कि आपने सही ढंग से यदि MA या नेट निकाल लिया केवल तो आपका प्रपोज़ल स्ट्रॉन्ग बना तो यहाँ से लेके इंडिया से लेके फॉरेन तक के लोग JRF जो यूनिवर्सिटीज़ है वो देने को रेडी है, और JRF जो UGC का है इससे अधिक देने को रेडी है. IIT का JRF 60 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट 6 ईयर कंप्लीट होते होते वो 1 के आसपास चला जाएगा, ठीक है. और इसमें से आपको एक और अच्छी जानकारी दे दे जो मैं कल, क्योंकि हमको ये बस पता है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बच्चों से मिलो ना तो हर समय लगता है कि ये पता नहीं कौन सी नई दुनिया से निकल के चले आते हैं, ठीक. और कितना संघर्ष हो क्या इससे उन लोगों को कुछ दिक्कत नहीं है. तो उसने बताया कि मैम जो इसकी हमसे उसको प्रपोज़ल और सारी चीज़ करवानी है, लिखवानी है, तो क्यों करवानी है, क्योंकि उसके पास 1 ईयर का टाइम है IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए. तो JRF हो गया है, वो कॉलेज से सारा कोलैबोरेट हो गया क्योंकि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है, बहुत सारी छूट मिल जाती है उनको, तो वहाँ पर उसको एक कंसेशन मिल गया है कि वो IAS की तैयारी कर सकता है. तो 3 मंथ्स में बस रिपोर्ट के लिए जाना है. तो वो क्या कर रहा है कि उधर उसने 1 ईयर का टाइम,
5 ईयर्स का टाइम है, तो जो JRF मिल रही है उससे उसने अपनी सारी अरेंजमेंट कर लिया, IAS की अपनी तैयारी कर लो, वो निकाल भी लेगा जिस स्थिति में है। तो ये क्या है कि जितना ये हम पहले भी सबसे बोल रहे थे कि जो JRF निकालने वाले लोग हैं वो केवल 1 साल, जैसे जिज्ञासा गए, जिज्ञासा ने काम, हमने उसको दिया था एक टारगेट कि 2 साल के अंदर काम करना, उसने काम को अपने SRF भी नहीं आया पहले ही उसने काम को कंप्लीट करके रख लिया। अब क्या है, ये वो लोग हैं जो अपना कुछ भी JRF मिल ही रही है 50,000 के अराउंड। एक माइंड में क्या होता है, फीमेल हो चाहे मेल हो, एक अर्निंग सोर्सेज ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है व्यक्ति की। वो सॉलिड है, अब आपका PhD का काम पूरा हो चुका है, वो आपने रख लिया अपने पास, सबमिट नहीं किया है, अब आप JRF तब तक लेते रहेंगे जब तक आप जो दूसरी तैयारी कर रहे हैं उसमें जैसे सेलेक्ट हो जाते हैं आप JRF नहीं लेंगे और PhD की थीसिस सबमिट कर देंगे। सबको बात समझ आ रही है कि हमने क्या बताया? ठीक है, तो ये क्या है, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये जो लोग कर रहे हैं और जो लोग बड़े लोग भी हैं उनके लिए भी है कि प्रपोज़ल, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट निकल के क्लियर हो गया है कि प्रपोज़ल के बेस पर ही अगर 10 लोग आपके उसमें हैं, लाइन में, रो में हैं, प्रपोज़ल आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको ही प्रायोरिटी दे दी जाएगी। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है कि आप नेट के थ्रू आए हैं कि JRF के थ्रू आए हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ को मान के चले, JRF क्या वो एक 1 वे प्रोसेस है कि आपका हो गया, लेकिन आपने नेट भी किया है तो भी प्रॉब्लम नहीं, और नेट नहीं भी किया है तो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोगों ने शायद इसमें देख रहे होंगे, लगातार आ रहा था एक, वो है बिहार यूनिवर्सिटी से, उनका नाम थोड़ा सा अभी उनको याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा टफ नाम है, तो उन्होंने वो लगातार वीडियो शेयर हो गए थे कि अब आप PhD के लिए नेट JRF ये है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। ये किसके बेस पर ज़रूरी नहीं है, प्रपोज़ल के बेस पर ज़रूरी नहीं है। यदि प्रपोज़ल बहुत स्ट्रांग है तो वहाँ पर आपको इसकी नीड नहीं है। तो प्रपोज़ल स्ट्रांग के लिए कुछ एरियाज़ हैं, यदि जो नीड ऑफ टाइम बर्निंग क्वेश्चन हैं, बर्निंग टॉपिक्स हैं, उन पर आपका प्रपोज़ल बन रहा है तो वहाँ पर ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अब आप ये समझिए कि IIT ने भी योग को इंक्लूड कर लिया आपने। अब IIT अगर किसी चीज़ को इंक्लूड कर ले तो फिर अब आप सारे एरियाज़ उसके पीछे आते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे कि IIT केवल BTech MTech और इसी एरियाज में आगे काम कर रही है। अब वो योग को क्या मान लिया गया है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जब कहीं ठीक ना हो तो वो योग में क्योर की जा सकती है, इसलिए ये ऐसे चांसेस दे दिए गए। फिर DU, जो कोई सोच ही नहीं सकता कि DU में क्या चल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर टॉपिक्स पहले से सजेस्ट कर दिए गए हैं प्रपोज़ल के लिए। ये सब लोग अभी कुछ दिनों में, अब लेकिन जो लोग हमें सच में ऑनेस्ट दिखेंगे उनके लिए फिर हम कुछ चीज़ें अवेलेबल भी करा देंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी नहीं, ये हम बता इसलिए दे रहे हैं ताकि माइंड में रहे कि हमारे लिए क्या करना है। तो वहाँ पे क्या है, टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं, अब उन टॉपिक्स में कितना स्ट्रॉन्ग आप प्रपोज़ल तैयार कर सकते हैं, वो तैयार कर दिया, वहाँ पे भी 60 से ही स्टार्ट है। ठीक है, बाहर की जो JRF है वो 1 लाख से ऊपर स्टार्ट है, रहना सारी फैसिलिटीज़ वहाँ फ्री है पूरी। ठीक, तो ये क्या, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो सभी के लिए काम आ सकती है। इसलिए जिसको जिस चीज़ पर काम करना हो, अपना डेली सोने से पहले एक बार तो माइंड सेट कर लो कि हमें किस एरिया में काम करना है। और जिसकी एज भी हो चुकी है वो भी PhD करेंगे तो उनको भी क्या बोलते हैं, ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी उनके लिए भी। कोई बस नेट इसलिए बोलते हैं कि जैसे मान लो कि मन का जो लोग कर सकते हैं, पढ़ाई कर ही रहे हो, MA कर ही रहे, तो नेट और PhD भी हो गए, तो नेट हो जाओगे तो एक और एक टैग लग जाएगा कि एक इजी गोइंग लगता है ना। जैसे मान लो एक हम बताएं आप इंटेलिजेंट हैं, एक हम बता रहे हैं, एक आपकी डिग्री भी है और आपने एक क्लास ली, आपको पढ़ाने को मिला 5 मिनट, आपने 5 मिनट में जो बता दिया तो हमें आपके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे। दूसरा क्या है, इस समय एक और चीज़ चल रही, पार्ट टाइम PhD चल रही है। पार्ट टाइम PhD देव संस्कृति विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी और अभी 3 यूनिवर्सिटीज़ और हैं। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल उसमें आती हैं, स्टेट और डीम्ड में आती हैं। ठीक है, यहाँ पार्ट टाइम जो लोग करना चाहेंगे PhD वो पूरा ऑथेंटिक है। ठीक है, और एक कहने को भी है कि ये हमारा शायद BHU से भी आने वाला है कि ये भी है कि लगेगा कि हमने कहाँ से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया है, स्टेट से किया है या डीम्ड से किया है।
क्योंकि अभी हमने आज फ़ोन भी किया था, कुछ लोग इसमें आ ही नहीं पाए, तो उसके लिए अब वो रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे। कुछ इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, कल से थोड़ा हमारा भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, हमने कहा कितना दिमाग कमज़ोर हो गया है कि नेट निकालने के बावजूद भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और जो दूसरे लोग सजेस्ट कर रहे हैं उनको भी कितनी, तो हमने फिर यही सजेस्ट किया, हमने कहा पढ़ने की चीज़ें, आपको ये नहीं सोचो कि कोई कुछ बोलना शुरू कर दे तो आप पढ़ने की चीज़ भी समझ लो कि सब लोगों को पता है। पढ़ने की चीज़ पढ़ने वाला ही व्यक्ति पता कर पाएगा, क्योंकि उसने उस फील्ड में काम किया होगा, तो वो समझ लेगा कि नेट निकालने के बावजूद यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं और प्लस में फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आप एडमिशन की फ़ी भी पे करेंगे, तो फिर आपने इतने दिन पढ़ाई करके किया क्या है? क्या आप लोग को ये इतना मतलब समझ में तो आना चाहिए, अगर फीस हमने दी है, पढ़ाई की है, तो इतना तो जागरूक रहना है कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करेंगे, 4 लाख रुपए देंगे, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब रहा आपका? फिर तो कोई मतलब। और दूसरा, राजस्थान की मोस्टली यूनिवर्सिटी फेक यूनिवर्सिटी है, एक बार सर्च कर लेना, सबसे पुअर एजुकेशन में राजस्थान की एजुकेशन मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर ये नहीं कि सब खराब नहीं है, लेकिन क्या है कि इतनी फेक यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर हो गई कि फिर एक मतलब पूरा आप सर्च करेंगे तो और जगह भी है, लेकिन राजस्थान को सबसे पहले में लिया जाता है। अभी यहाँ कुछ 2 जगह हमने इंटरव्यू देखे, जो राजस्थान के लोग थे, उनकी इतनी सारी बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, सेलेक्ट भी हुए वो, लेकिन उनको इस तरह से चेक किया जा रहा था मानो उन्होंने पढ़ाई ना हो, जबकि ऐसा सब नहीं होते, बिल्कुल सही से वो सेलेक्ट भी हुए वहाँ पर। लेकिन वो कह रहे थे, जो लोग वहाँ पे बैठे थे पैनल बोर्ड में, वो कह रहे थे कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है या वहाँ की, अगर वो सेंट्रल है, जैसे मोहनलाल सुखाड़िया बिल्कुल अथॉरिटी यूनिवर्सिटी उदयपुर, बिल्कुल वहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी वहाँ करे जाकर, ठीक है। तो ये क्या ऐसे वहाँ पर भी बहुत अच्छी जगह है। तो ये इसलिए बताया कि कहाँ आप क्या करने जा रहे हो। और जो लोग कल आप ही लोगों के बैच में से हैं, फिर उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्सिटी से, हमने कहा ये पता है कि ये फेक यूनिवर्सिटी है, तो कम से कम जब आप लोग कुछ करने जाओ तो कुछ तो सब उसके बारे में चेक कर लो कि फेक यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ से कर लोगे तो यहाँ से फिर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ठीक है। तो इन सब का ध्यान रखना, इसलिए यूनिवर्सिटीज़ में जब करना तो ये ध्यान में रखकर कि सेंट्रल हो, स्टेट हो या डीम्ड हो, या फिर इन सब के अलावा हो तो जो MIT यूनिवर्सिटीज़ इस टाइप की हैं जिसमें सारे डिपार्टमेंट ऐड हैं, वो भी अथॉरिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा आप केवल प्राइवेट में डायरेक्ट जा रहे हो तो फिर पैसा नहीं खराब करना, कोई भी इतनी जल्दी जल्दी में नहीं जाना कि PhD की डिग्री के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, ठीक। और जो ये वाला बोला पार्ट टाइम, जिनको मान लो कि जैसे आप लोग, मोनिका मैम, आप सब लोग करना चाहोगे, तो आपका क्या है, पार्ट टाइम के लिए एक यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, और दूसरा क्या होगा कि आपको जाना भी नहीं है बाहर, 6 महीने में एक बार जाना है। तीसरी चीज़ क्या है कि आपने जो काम किया वो जैसे आप ऑथेंटिसिटी के साथ करते हो वैसे ही करेंगे, केवल फ़र्क ये है कि आपको लोगों को JRF तो लेनी नहीं है। तो जब हाँ, और अगर ये हो कि आप कुछ देखो, परिस्थितियाँ किसी की ये नहीं कह सकते हैं, आज आपकी कितनी भी कैसी भी परिस्थिति हो और आप मन से काम कर रहे, हो सकता है कल आपके साथ सब कुछ सपोर्टिव हो जाए, ठीक। तो ऐसा मान के भी नहीं चलना है कि मेरा कुछ आज जो चीज़ें वो वैसे ही बनी रहेंगी। तो ये इसलिए बोला कि अगर आपने प्रपोज़ल को बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार किया, तो आप लखनऊ में रहते हैं, सब लोग सही सही जगह रह रहे हैं, तो अपनी जगह पर आपने किया, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी है योग से, ठीक है। तो पास में किया तो वो प्रपोज़ल आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो प्रपोज़ल के बेस पर भी आपको फैसिलिटीज़, आप डेली नहीं जा सकते हैं, वो सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी, क्योंकि हर व्यक्ति आपके काम की डिमांड करता है। आपकी योग्यता जितनी अधिक है, कल जिस बच्चे के चंदन की बात कर रहे हैं, वो IAS के लिए जिसने किया है, उसका ये हुआ कि सभी को थंब लगाना आवश्यक है, उसका सारी चीज़ें, क्योंकि हमने आपसे बोला हम लोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कहीं जाते हैं, एक चीज़ का हमको फुल फैसिलिटी सुविधाएँ मिलती, सम्मान मिलता है कि हमसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बस ये देख लिया जाता है ये कहाँ से है, क्योंकि ये मान के रखते हैं वो लोग कि वहाँ अगर किसी ने पढ़ाई की है तो सच में की होगी, नहीं तो फिर ये वहाँ रह ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये इसलिए बताया कि सही जगह से करना है। प्रपोजल सब अपना डेली अभी पढ़ाई करते करते ही हर दिन अपना डिसाइड करते जाओ कि हमें किस पर काम करना है,
ताकि बस दिसंबर का नेट निकालो जिनको करना है, क्योंकि अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, ये टाइम पास कुछ करना नहीं, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, हमें भी नहीं पता कि हम कितने दिन अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है, और फिर हम क्या करने वाले हैं, तो वो आगे की बात है मेरी। तो इसलिए नेट को निकालना है, नेट के पहले अपना जिसको जिस टॉपिक पे काम करना वो अपना टॉपिक डिसाइड कर लो, और फिर उसके बाद जिनको अभी करना है वो अभी से रेडी हो जाओ, जिनको दिसंबर के बाद करना है कि अपना एग्ज़ाम देकर, तो टॉपिक को लेकिन रेडी करके रखना, क्योंकि जहाँ आपके कोई इंटरव्यू वगैरह का आएगा तो वो आप जाओगे प्रपोजल को लेकर जाना होगा, तो वो सारी चीज़ें पूरा फाइनल करके, और ये मानकर चलना जिस टॉपिक को डिसाइड करना, ये नहीं सोचना कि एक रफली है और एक फेयर होगा, ये मानकर चलना यही फेयर है मेरा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बताएं, और ये मतलब ये कितनी अच्छी चीज़ें हो गई कि अब ये भी नहीं रहा कि एज वाला बाउंडेशन भी नहीं आ रहा किसी के लिए कि आपका प्रपोजल बेस्ड जा रहा है, तो एज का भी बाउंडेशन नहीं है। दूसरा, नेट जेआरएफ का जो लोग कम एज के हैं, पढ़ने में अच्छे उन्हें लगता है हम अभी काम करना चाहते हैं, उनके लिए बाउंडेशन है। दूसरा जो एम्स है, एम्स में भी योग वालों के लिए को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा गया है, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट ने ये मान लिया अब जो हो सकता है योग और आयुर्वेद में पॉसिबल है, और आयुर्वेद से भी पहले योग में पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट यदि ओपन कर दिए गए हैं तो केवल अब हमें पढ़ना ही तो है, थोड़ा सा पढ़ना है, प्लस में जो प्रपोजल वगैरह है उसको अच्छे से रेडी करना है, तो वो सब अभी करते चलेंगे, क्योंकि प्रपोजल रेडी करना ये सब टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि आज ही आप सोच लेंगे, जब आप पूरा 1 मंथ पूरा अपना माइंड सेटअप करेंगे तब कहीं जाकर आप ये निकाल पाएंगे कि हम किस टॉपिक पर काम करेंगे। तो पहले तो यही डिसाइड हो जाए हम किस पर काम करेंगे, और फिर क्या करना है, जिसको जेआरएफ ले सकते हैं वो जेआरएफ निकाल ले, जिसको लग रहा है जेआरएफ नहीं निकालने का टाइम है या नहीं निकलेगा, अभी अब एज निकल गई है, तो वो अपने प्रपोजल के बेस पर भी इसमें काम कर सकते हैं, तो उनको भी जेआरएफ मिलेगा, ठीक है। और बाहर का जेआरएफ यूजीसी के जेआरएफ से अधिक है, जो आउटसाइडर जेआरएफ है वो यहाँ 45 है, तो वहाँ 60 से स्टार्ट हो रहा है सब जगह, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट, तो यही हमको डिस्कस करना था, उनका बस बता दें ताकि सब भी अलर्ट होकर अपनी पढ़ाई करो कि हमें करना क्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। किसी का कुछ पूछना हो, अंजू, हिमांशु, किसी का कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, बस फिर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब मन लगा के पढ़ना तो सब सही से, ठीक है। चलिए एक बार केवल हम लोग पिक्चर्स देखते हैं। कितने लोगों ने 10th यूनिट को प्रॉपर रीड किया था अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग? बहुत सारी चीज़ें थी जिसे केवल आप ही पढ़ सकते थे। रचना जी और दिव्या, ठीक है। अब देखो जितने लोग भी हैं सब पढ़ रहे हैं। सीमा मैम आराम आराम से पढ़ेंगी क्योंकि अभी उनका स्टार्ट हुआ है, बाकी के सब लोग एक रिदम में पढ़ेंगे, ठीक है। वो पढ़ना मैम जितने लोग हैं सब बस ये मानकर चलेंगे कि अब हमें इस बार अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस देनी है और पीएचडी के लिए रेडी होना है। ये सूर्य नमस्कार, देखो एक इसमें सूर्य नमस्कार में जब आप बाहर कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर ये जो 5वें नंबर की पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन होती है, किसी को पता है? फिफ्थ नंबर पे जो, हाँ दंडासन, ठीक है। फिफ्थ, ये बाहर का मतलब जो लोग बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं रेफरेंस से काम नहीं है उनका, ठीक है, वो लोग। बाकी रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग जब भी देखेंगे तो फिफ्थ यहाँ दंडासन नहीं है, पर्वतासन नहीं है फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे भी पर्वतासन है और 8th नंबर पे भी पर्वतासन है, ठीक। एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा पोजीशन है, कौन सा चक्र प्रभावित हो रहा है, बस बोलते जाएंगे कोई भी एक लोग। अनाहत चक्र। सेकेंड, विशुद्धि थर्ड, स्वादिष्टान फोर्थ, आज्ञा चक्र फिफ्थ, विशुद्धि सिक्स, मणिपुर
अना, 7, स्वादिष्टान और विशुद्धि, 8, विशुद्धि और विशुद्धि, 9, आज्ञा, 10, स्वादिष्टान, 11, विशुद्धि, 12। अनाहत, चलिए बस एक बार, क्योंकि इसको हम पूरा फाइनल करेंगे। जो सूर्य नमस्कार है उसमें कितनी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है? 6 चीजों का। कौन कौन सी? आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान, प्रार्थना। मंत्र, ठीक है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, मंत्र और ध्यान, 6 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और सूर्य नमस्कार एकमात्र ऐसा आसन है जो हठ योग में डिफाइन नहीं किया गया है। कहाँ है? वैदिक काल से किया जाने वाला आसन है, जो वेदों की परंपरा से आता है। और सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप्स हैं, 12 स्टेप्स हैं, ये हमारी 12 जो राशियां हैं उन पर आधारित है। इसका मतलब 12 स्टेप्स करने पर हमारे जो 12 राशियां हैं वो सभी के द्वारा नियंत्रित की जा सकती, सभी को का जो प्रभाव है वो संतुलन में रखा जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। अब बिल्कुल बी अलर्ट बैठेंगे। ये अभी आपके इसमें आ भी चुका ग्रुप में, सब देखेंगे, केवल जो हमें पूछना है उसका आंसर देते जाएंगे। देखते हैं हम लोग खड़े होने वाले आसन, ठीक है। अर्धकटी चक्रासन, प्रभाव कहाँ आ रहा है इस पे? बैक पे, कमर, साइड, लेटरल साइड में कमर पर। इसमें क्या, कहाँ की हीलिंग हो रही है? रिब्स, वेरी गुड। और मैं मसल्स के अकॉर्डिंग बोले तो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इन सबकी ही स्ट्रेचिंग हो रही है अच्छी तरह से। बॉडी ट्विस्ट हो रही है, पूरी मूव हो रही है एक साइड में, ठीक है। एक तो इसमें क्या है, हमारे जो अपर लिम्स और लोअर लिम्स दोनों में स्ट्रेचिंग, ठीक है। क्योंकि जब ऊपर हाथों की तरफ खिंचाव आता है तो पैरों की तरफ भी आता है, ठीक है। और जो हमारे रिब केज है वो पूरा, उसकी मसाज होगी। रिब केज की मसाज होगी तो रिब केज हो गया हमारा, और स्पाइन हो गई, दोनों चीज़ें। पादहस्तासन, अभी हम लोग देख ही चुके। पादहस्तासन में कहाँ प्रभाव आ रहा है? स्वादिष्ठान चक्र, पेट पे, थोड़ा छोटा। अर्धचक्रासन, इफेक्ट कहाँ आ रहा है? कमर पे, सिर पे, मतलब गले पे, गर्दन पे भी। ऐसे नहीं बताओ, हमको चक्र से बताओ या फिर प्रॉपर उसके ऑर्गन से बताओ। विशुद्धि चक्र और विशुद्धि चक्र, और एक चक्र और प्रभावित हो रहा है, मणिपुर चक्र पर। मणिपुर, हाँ। सब जल्दी से बोलेंगे, आंसर देंगे। स्वादिष्टान चक्र पे, स्वादिष्टान पे कोई खिंचाव ही नहीं आ रहा है। अंजू आपकी आवाज, हिप पोर्शन में आ रहा है। स्पाइन पूरा ट्विस्ट हो रही है, ठीक है। स्पाइन, लोअर लिम्स, अपर लिम्स। तो दी अनाहत और विशुद्धि चक्र होगा ना? विशुद्धि नहीं जाएगा, अनाहत जाएगा। विशुद्धि हमेशा बस आगे और पीछे ही होता है, अगर साइड में किया जब तो नहीं प्रेस होगा। हो रही हो चीज़ें, थोड़ा बहुत तो आएगा, लेकिन कोई दबाव या खिंचाव पड़ रहा तो थोड़ा सा, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, दबाव भी पड़ता हो तो विशुद्धि पूरा हमारा अफेक्टेड होता है। तो ये दबाव नहीं है, तो होगा क्योंकि
गर्दन पूरी आप ऊपर की तरफ देख नहीं, रही हैं। खिंचाव है पर दबाव बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है। परिवृत्त त्रिकोणासन, ठीक। अपर और लोअर लिम्ब ठीक है। और और स्पाइन, स्पाइन ट्विस्टिंग, ट्विस्ट होगी। दीदी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सेम ही है थोड़ा सा? नहीं थोड़ा सा नहीं है, बहुत है। नहीं एक्सरसाइज में तो वो पोस्चर में तो हाँ थोड़ा डिफरेंस वही है। अंतर है, जब जहाँ जैसा अंतर होता है बस उसी के अकॉर्डिंग केवल हम ये देख पा रहे हैं, ये जब कोई करेगा तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तब होगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबिलिटी में भी पहले वाले में कर लिया, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और थोड़ी सी अधिक हो गई, ठीक है। इसमें खिंचाव भी काफी ज्यादा हाँ। होगा जब पूरा ही आप परिवृत्त ये जब आप नीचे सही से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो ही ये पोस्चर बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं पूरा पोस्चर। प्लस में इसमें बैलेंसिंग भी हो रही है। वो वही तो, जब त्रिकोण आसन वो आप सही से पहले वाला कर पा रहे होंगे तब आप इसके लिए रेडी हो सकते हैं, क्योंकि वो करना आसान है, ये करना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो इस पोस्चर में पैर झुका नहीं है कहीं पर भी, ठीक। सबसे मेन बात यहाँ पर केवल परिवृत्त में ही है दोनों ये, सीधे हैं, पैर दोनों सीधे हैं। ठीक। क्योंकि पूरे पोस्चर स्ट्रेट जब, है दीदी बिल्कुल? हाँ पूरे स्ट्रेट है बिल्कुल, बैंडिंग नहीं है हाँ, कुछ? ठीक। परिवृत्त का मीन्स ये हो गया कि पैरों में झुकाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ऐसा वृत्त बन रहा है। पार्श्वकोणासन, इसको करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन ये है कि बैलेंस होना चाहिए बस, ठीक है। और जो लोगों के बॉडी में बैलेंस है वो बिल्कुल आसानी से कर, देखने में टफ लग रहा पर ऐसा टफ है नहीं। पर बैलेंस का मतलब कि दोनों पैरों के बीच में जो दूरी है, गैपिंग है, उसको हम कितना स्टेबल कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसका पहले वाले जो दो आसन थे उनमें अगर किसी को नी में प्रॉब्लम है तो भी वो कर सकता है, ये वाले को किसी को अगर घुटनों में प्रॉब्लम है तो नहीं इसमें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें बताएंगे इफेक्ट कहाँ आ रहा है, पूरा ध्यान से एक बार में ये आंसर देंगे। अनाहत चक्र पर होगा, और क्या इसमें मूलाधार चक्र भी वेरी प्रभाव? गुड, इसमें मूलाधार चक्र पर ही प्रभाव आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम में पोस्चर एक तो हमारे अपर लिम्स लोअर लिम्स दोनों ही के लिए है, दूसरा क्या है, अगर हमारे चक्र को देखेंगे तो चक्र कौन सा, मूलाधार चक्र प्रभावित हो रहा है। तो सिस्टम हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वीरासन, ठीक। कहाँ आ रहा है प्रभाव वीरासन में? इतनी देर क्यों लग रही है? सबको क्लियर दिखाई दे रहा है स्क्रीन में सभी को? जी इसमें भी मूलाधार पर रहेगा इफेक्ट, क्योंकि जो एड़ी है वो हमारी टच करेगी मूलाधार वेरी को। गुड, मूलाधार पे ही आ रहा है। ये वाला जो आसन है वीरासन, इसको खड़े होकर भी किया जाता है, ठीक है। और और इसमें क्या है, पूरा बैठे नहीं, पैर उठा हुआ है, इसलिए इसको उसमें रखा गया है। और इसको इसलिए भी रखा गया है वहाँ पर खड़े होने वाले आसन में। एक बार अपना अपना सिलेबस भी सब देख लो, ताकि इसमें भी कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हम लोग क्या देख रहे हैं। सब सिलेबस अपना ओपन करेंगे। ठीक है, देख लिया कहाँ लिखा हुआ है वीरासन? मैम वही है, खड़े होके करने वाले, स्टैंडिंग पोज, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें दो कंडीशन है वीरासन में, एक हठ प्रदीपिका के अनुसार है और एक घेरण संहिता के अनुसार। तो अभी यहाँ पर आपका कोई इशू नहीं है
क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, केवल आसन आपका क्वेश्चन आएगा कि किस में किस श्रेणी में आते हैं, कहाँ पर है डिफाइन, तब आप उसमें वही देंगे। अब जब आपका वीरासन जो हट प्रदीपिका के अनुसार क्वेश्चन यूनिट 5 के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, वहाँ इसके बारे में आपसे रेफरेंस पूछा जाएगा। ठीक, ये भी ध्यान में रखते चलना कि यहाँ रेफरेंस नहीं पूछा जाएगा आपसे, यहाँ रेफरेंस का मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बैठकर किए जाने वाले आसन। देखेंगे पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, कहाँ कहाँ इफेक्ट आ रहा है, बल्कि ये जो हमारे सामने है, हाँ आप पहले इसको देख लें। इसमें जो आपके सामने पिक्चर्स हैं उसमें हम लोग पोजीशन सही देख रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं जो इसमें घुटने के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है वो नहीं होता है। ठीक है, हाँ ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बाहर जो लोग करते हैं ना वो इतना ये सब नहीं देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को, बस उनका ऊपर से जो पोस्चर है वो ठीक आ रहा है कि नहीं। और हाथ कहाँ पकड़ेंगे कहाँ पर हम लोग, हाथों को क्या, हाथों से क्या बड़े पैर के अंगूठे को पकड़ना। ठीक है, पैर के अंगूठे को पकड़ना है, और जो घुटने हैं वो पूरा नी पोर्शन जमीन से टिका रहेगा, बाकी सही किया है। एल्बो पूरी हमारी नीचे ही है, हेड डाउन है प्रॉपर। चलिए इफेक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है इसमें पश्चिमोत्तानासन, स्वादिष्टान चक्र पे, मैम अनाहत पे भी आ रहा है, इसपे और मणिपुर पे भी आ रहा है क्या, मतलब तीनों पे वो लगा हुआ है इसमें? मैम ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, रिप्रोडक्शन के लिए भी, एक्सक्रीटरी और अस्थमा के लिए भी, तो ये चारों चक्र पे काम कर रहा है। आज्ञा चक्र भी, आज्ञा चक्र भी, विशुद्धि चक्र भी, लगभग इसमें 6 के 6 चक्र आ रहे हैं। ठीक है, कुंडलिनी जागरण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी आसन ये है। लेकिन रेफरेंस बुक में नहीं है, ध्यान रखिए कृष्णा जी। हाँ, बड़ा ध्यान में रखना, नहीं एक पॉइंट भी, पता है कितना भी अच्छा नॉलेज हो बिल्कुल वहीं क्लियर होना है, रेफरेंस बुक में नहीं है। ये कहाँ पर है, जो हम लोगों की जितनी भी अलग से जो ध्यान जिन लोगों ने किया है, और कौन इसके लिए आते हैं, सबसे द्रौपदी जी का आता है इस पर। ठीक है, तो ध्यान ही इस पर करती, मतलब विश्राम उनका 3 घंटा सोना इसी आसन में होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वहाँ ध्यान के लिए है, तो ये साधकों के लिए ध्यान की स्थिति में आएगा, पर रेफरेंस में नहीं इंक्लूड करेंगे इसे। नहीं इसमें विशुद्धि चक्र पर कैसे इफेक्ट आएगा, अब यहाँ पर तो हमारा लॉक नहीं लगेगा। देखिए जरा पश्चिमोत्तानासन करके पूरा ये चिपक जाएगा, जब घुटने से सिर लगेगा और एल्बो जमीन पे आएगी। अच्छा, ठीक, जैसे एल्बो जमीन पर आएगी ऑटोमेटिकली ऐसे जाएगा फिर पोस्चर। सुप्त वज्रासन कहाँ आ रहा है इफेक्ट, मणिपुर, अनाहत और मूलाधार पे भी आता है। पहले मूलाधार और अनाहत आ रहा है, 2 मेन आ रहे हैं, मूलाधार और अनाहत चक्र। ठीक है, फिर अब इसमें और भी, फिर तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, लेकिन डायरेक्ट कहाँ आ रहा है, मूलाधार, क्योंकि नीचे के जो पैर हैं वो खिंचाव से मुड़े हुए हैं ऊपर, इसलिए मूलाधार आ रहा है। और चेस्ट का पार्ट देखिए कि जितना पैर नीचे से खिंचाव दे रहे हैं उतना चेस्ट वाला पार्ट उठा हुआ है, तो इसका मतलब स्ट्रेचिंग कहाँ हो रही है। और हमने हमेशा बोला है कुछ भी समझ ना आए तो कोई भी आसन की, मान लो सामने किसी ने पूछा, 1 मिनट के लिए हमने अपने मन में ही 1 सेकेंड विजुलाइज कर लिया और बस ये समझ ले खिंचाव कहाँ आएगा। जिस जगह खिंचाव आएगा आपको कुछ भी ना पता हो, आप चाहे वहाँ के ऑर्गन का नाम ले लीजिए, चाहे सिस्टम का नाम ले लीजिए, कोई तत्व का नाम ले लीजिए, चक्र का नाम लीजिए, कोश का नाम लीजिए, सारे आंसर आपके यस में टिक किए जाएंगे, मतलब जो कोई पूछ रहा है। अदरवाइज जो आपका ऑप्शन है रिटन में, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि जहाँ खिंचाव हो रहा है इसका मतलब वहीं पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारा पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। अर्ध मत्स्येंद्रासन, इसमें ये कुंडलनी जागरण के लिए, ठीक, सबसे पहला किसके लिए, कुंडलनी जागरण के लिए। पहला ये इफेक्ट क्या कर रहा है, कुंडलनी जागरण। किस बुक के अकॉर्डिंग कुंडलनी जागरण हो रही है, हट प्रदीपिका। ठीक है, ठीक है, हट प्रदीप का इफेक्ट कहाँ आ रहा है,
स्वादिष्टान मधुमेह के लिए है ना। अच्छा, सबसे अच्छा इफेक्ट कहाँ आ रहा है? मणिपुर। नेक बैंड हो रहा है। हाँ, कुंडलनी जागरण है तब तो मेन सभी लगभग चक्रों में, जब कुंडलनी जागरण होती है तो 6 चक्रों पर प्रभाव आता है। ठीक है, अब देखो कैसे, एक पैर एक दूसरे को क्रॉस है तो क्या हो रहा है, नीचे से मूलाधार चक्र। ठीक, फिर जो पैर क्रॉस किया गया उसमें खिंचाव भी पड़ रहा है, स्वादिष्टान चक्र। ठीक, पीछे की ओर ट्विस्ट हो रहे हैं तो मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान, अब नीचे का पोर्शन और खिंचाव पड़ा, मणिपुर हो गया। अब देखेंगे जब ऐसे किया तो चेस्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी स्ट्रेचिंग हो रही है तो अनाहत हो गया। गर्दन है पूरी घूमकर साइड में और स्टेबल मोड में जा रही है तो ये क्या हो गया, विशुद्धि हो गया। कॉन्सेंट्रेट करना है, रुकना है तो आज्ञा चक्र हो गया। ठीक, जब भी कहीं पर भी आपके ये पूछा जाए कि कुंडलनी जागरण क्यों हो रहा है, इसका मतलब जो भी अभ्यास किया गया है वहाँ पर 6 के 6 चक्र प्रभावित हो रहे हैं, 3 मुख्य तौर पर और 3 उनके साथ में। बोलेंगे पढ़ना? अर्धमत्स्येंद्रासन में जो ये पिक्चर थी उसमें हम अपने हाथ को कमर के ऊपर से ले जाके आगे नाभि तक छूने की कोशिश करते हैं ना। वक्र आसन में होता है हाथ हमारा जमीन पर रहता है, पीछे वाला जो हाथ है इसमें जो क्या बोलते हैं पढ़ने में, 2 कंडीशंस होती हैं। आप सामने रख सकते हो लेकिन जो अपनी बुक के अनुसार देखेंगे, रेफरेंस बुक के अनुसार उसमें पीछे ही ले जाएंगे। ठीक है, उसमें पीछे, लेकिन जब मतलब कमर के पीछे से ले जाके नाभि को छूने की कोशिश करते हैं, नहीं, जमीन पर हाथ नाभि को नहीं छूते, बस पीछे वाले जो हिप वाला हमारा अपोजिट वाला हिस्सा, बस वहाँ तक उंगली को टच कराते हैं पीछे, बैक साइड में। ऐसे नहीं करेंगे, बस पीछे ऐसे, बस इतना। मतलब जमीन पर नहीं रखेंगे जैसे इसमें रखा हुआ है, बस जैसे ये हमारा पीछे का हिप वाला पोर्शन है, इस पर इतना टच। ठीक, ऐसे करके, मतलब ऐसे घूमेगा नहीं, बस इतना यहीं पर, पीछे बैक ही रहेगा। ये वक्रासन। इसमें देख रहे हैं, फिर ये लगभग मत्स्येंद्रासन से काफ़ी कुछ मिलता हुआ है, जुलता हुआ है, लेकिन उससे थोड़ा सा सरल है। इसमें भी वही देख रहे हैं कि हमारा खिंचाव कहाँ पड़ रहा है, मणिपुर चक्र, मूलाधार सबसे ज़्यादा मणिपुर पर आ रहा है, फिर अनाहत पर आ रहा है, विशुद्धि, क्योंकि बिल्कुल स्टेबल मोड में हमने एक साइड गर्दन को ट्विस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वक्रासन, तो इसमें मेन मूलाधार, मणिपुर और अनाहत जा रहा है। ठीक है, बाकी सब सपोर्टिव है। बद्ध कोणासन, मूलाधार बद्ध कोणासन सीधा, क्योंकि क्या चीज़ कहाँ इफेक्ट आ रहा है, थाई मसल्स को हमने क्या किया है, पूरा थाई दोनों साइड की जमीन से टिका दिया, तो ये जब भी होगा तो मूलाधार पर ही इसका इफेक्ट आएगा। और मूलाधार के साथ दूसरा चक्र, उसके साथ कौन सा प्रभावित होगा, स्वादिष्टान। अब देखेंगे बद्ध कोणासन और जो हमारा भद्रासन है उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक, क्या अंतर है कोई बता सकते हैं? जो हम लोग के रेफरेंस बुक में अगर भद्रासन है और ये बद्ध कोणासन है तो क्या अंतर होगा? हाथ की पोजीशन चेंज है, इसको इस तरह से रखा जाता है। और हाथ होंगे कहाँ पर? हमारे घुटनों पे, लेफ्ट वेरी गुड, घुटनों पे रखें। हाँ, हाथ घुटनों पर होंगे, भद्रासन जो प्रॉपर होगा हाथ हमारे घुटनों पर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, भद्रासन जो प्रॉपर है और बद्ध कोणासन के बीच में अंतर है। मेरुदंडासन, दंडासन भी है, पैर सीधे हैं, और मेरुदंड क्या है कि हमारी स्पाइन भी बिल्कुल सीधा है और दोनों के बीच में एक बैलेंस भी है। स्वादिष्टान, मणिपुर, स्वादिष्टान, मणिपुर नहीं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मूलाधार भी आएगा मेनली। मूलाधार आ रहा है और स्पाइन का बेस्ट आसन, मेरुदंड लिखा ही हुआ है, मतलब मेरुदंड क्या है, पूरे स्पाइन की मसाज है। ठीक है, तो ये किसके लिए जा रहा है, हमारा मूलाधार, और जब मेरुदंड पूरा अफेक्टेड होगा तो ये किसके लिए जाएगा, नर्वस सिस्टम के लिए, आज्ञा चक्र, सीधा सीधा।
ठीक, क्योंकि स्पाइन अगर स्ट्रेट होगी तो इसका पहला इफेक्ट कहाँ आता है, ब्रेन पर। कभी इसमें स्वादिष्ठान नहीं होगा? पहले मूलाधार होगा, उससे जुड़ा हुआ जब भी कोई एक चक्र बेसिक प्रभावित होता है तो हाँ, उसके बाद उससे जुड़ा हुआ चक्र ही प्रभावित होता है। ठीक ठीक। ठीक, तो पहले हमारा मूलाधार हुआ, फिर अगर वन वे पूछा जाएगा तो क्या हो रहा है, हमारे स्पाइन और हमारे लोअर लिम्ब की मसाज है। अगर अलग से देखेंगे वैसे मूलाधार हुआ हमारा और फिर हमारा आज्ञा चक्र जा रहा है, क्योंकि बाकी की जो और बॉडी है वो नॉर्मल मोड में है। जब भी आप करेंगे तो देखिए बाकी सब नॉर्मल मोड में है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट में भी कंसंट्रेशन हटा तो पैर आपके नीचे गिर जाएंगे या फिर आप पीछे की ओर झुक जाएंगे। आकर्ण धनुरासन क्या किया है, एक पैर सीधा है, ठीक, जो हमारा अगर हम कहें कि राइट पैर को हमने सीधा रखा है तो राइट हैंड से राइट पैर को लेग को पकड़ा है और फिर लेफ्ट से हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ के अपने कान की तरफ लेकर आए। तो ये क्या है, आकर्ण धनुरासन। कहाँ इफेक्ट आ रहा है इसका, बिल्कुल सामने ही समझ में आ रहा है, मूलाधार। वेरी गुड, मूलाधार पे आ रहा है। और कहाँ आ रहा है, अपर और लोअर लिम्ब। अनाहत चक्र पर, अनाहत पे भी आ रहा है, ठीक है, मूलाधार पे आ रहा है, अनाहत पे आ रहा है और मणिपुर पे भी आ रहा है, ठीक है। मणि, क्योंकि जो खिंचाव आ रहा है मूलाधार के बाद मणिपुर की तरफ जा रहा है। ये हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि वहाँ पर जब क्वेश्चन आते हैं कई बार 3-4 ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फर्स्ट कौन सा हो सकता है इसमें से, ठीक, या कोई नहीं या सभी, इसमें से इसी तरह के क्वेश्चन लिए जाएंगे आपके। गोमुख आसन सभी को पता है, अनाहत हो गया और मणिपुर, मूलाधार भी होगा ना मैम? हाँ, मूलाधार, अनाहत, मणिपुर और मूलाधार। भी आज्ञा चक्र भी होगा इसमें, क्योंकि आप आंखें बंद करके करते तो ध्यान आपका, ये वैसे भी आधा लगभग हाफ ध्यान में ही किया जाने वाला आसन है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पेट के बल लेट कर किए जाने वाले। आज सभी लोग होमवर्क एक करेंगे 10th यूनिट में जितनी बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी हैं, और अभी कुछ चीज़ें ध्यानस्थ होने वाले ये भी अगर टाइम मिला तो वो भी दिखा देते हैं। ये क्या करना है, प्रॉपर देखना है, समझना है कि कहाँ इफेक्ट आ रहा है, फाइनल करके तब सुनिए आराम से, ठीक। अब देखते हैं पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। भुजंगासन, ठीक, ये कौन सा भुजंगासन है, अर्ध भुजंगासन, ठीक है, पूर्ण नहीं है। तो ये जो हमारा भुजंगासन है इसको देखते हैं, इसमें इफेक्ट कहाँ आ रहा है। पहले तो सबको पता होना चाहिए भुजंगासन किसके लिए फेमस है और किस बुक के रेफरेंस के अकॉर्डिंग। बोलेंगे दिव्या, आवाज नहीं है मेरे पास। घेरन संहिता। घेरन संहिता, वेरी गुड। किस लिए, बैक के लिए नहीं, बैक के लिए नहीं, ये है कुंडली जागरण, ठीक है, कुंडली जागरण के लिए, ठीक है। अब इसके बाद इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है चक्र में अगर देखें तो, स्वादिष्ट, वेरी फिर गुड। मणिपुर का भी इफेक्ट आएगा, अनाहत और विशुद्धि। सबसे पहले स्वादिष्ठान और हाँ और अनाहत चक्र पे, ठीक, मणिपुर पे भी जा रहा है, पूरा स्वादिष्ठान के ऊपर मणिपुर पे जा रहा है। और अनाहत पे क्यों जा रहा है, क्योंकि जो दोनों हाथ है वो साइड की ओर, उनमें भी एक खिंचाव है दोनों साइड से, और विशुद्धि भी है। अब देखते हैं शलभासन, ठीक, ये एडवांस में ले रहे हैं और ये सेकेंड एडवांस पोस्चर है हमारा फर्स्ट के बाद। थर्ड में पैरों को सिर से लगाकर या जमीन पर आगे झुका देते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं जो ये शलभासन है इसमें खिंचाव कहाँ आ रहा है या इफेक्ट कहाँ आएगा,
इस सबसे पहले से हमारा स्वादिष्ठान और मणिपुर पर सबसे पहले आएगा। पहले स्वादिष्ठान पे आएगा, स्वादिष्ठान, मणिपुर और फिर हमारा शुद्धि पर भी आएगा। अनाहत पे भी आएगा क्योंकि अनाहति अनाहत बद्दा भी रहा है हमारा, ठीक। स्वादिष्ठान इसलिए क्योंकि वहीं से हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो मूलाधार पे भी आ रहा है, लेकिन फर्स्ट स्वादिष्ठान, मूलाधार, फिर मणिपुर, और स्वादिष्ठान से नीचे हमारा मूलाधार है, ऊपर मणिपुर है, तो वो तीनों ही अफेक्टेड हो रहे हैं। धन्यवाद सर। ठीक, कहाँ आ रहा है इफेक्ट? मणिपुर। वेरी गुड। और हार्ट पे भी आ रहा है मैम, हार्ट पे भी, अनाहत। और ध्यान से बताओ कहाँ आ रहा है इफेक्ट? विशुद्धि, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, मूलाधार चक्र कहाँ गया? मूलाधार पूरा पर भी आएगा क्योंकि पूरा डायरेक्ट घूम रहा है पैर पीछे, ठीक है। और हमारा अनाहत चक्र, ठीक है। फिर हमारा जैसे भुजंग आसन में जो हम लोग बोलते हैं वो यहाँ पर पूरे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर पोस्चर को देख रहे हैं जो पोजीशन है, तो वहाँ पर सबसे अधिक किस पर प्रभाव जा रहा है? स्वादिष्ठान, ठीक। जो नीचे से पैर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो पहले मूलाधार चला जाएगा, ठीक है। और ये हाथ पूरे ट्विस्ट हैं, तो इसका मतलब जो चेस्ट वाला पार्ट है, अनाहत और विशुद्धि दोनों एक साथ। अब इसमें क्या है? खिंचाव भी है और दबाव भी है, ठीक। इसमें क्या है? खिंचाव भी है क्योंकि पूरा जब हम पीछे जा रहे हैं तो खिंचाव भी है और एक दबाव भी है पीछे, तो विशुद्धि भी जा रहा है। इसमें लगभग 6 के 6 चक्र प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन फर्स्ट किसको लेंगे? फर्स्ट स्वादिष्ठान, सेकंड अनाहत, थर्ड विशुद्धि, फोर्थ मूलाधार चक्र, ऐसे फिर कनेक्ट करेंगे। अब वहाँ पर आपको क्या देखना है? ऑप्शन को चेक करेंगे कि ऑप्शन में सभी हैं, प्रायोरिटी में है या कोई नहीं है, ये ध्यान में रखकर फिर आंसर देना है। क्योंकि एक भी आसन ऐसा नहीं है जिसमें हमारे कहते लगभग सभी चक्र प्रभावित होते, पर कुछ कम, कुछ अधिक और कुछ में डायरेक्ट दिखते हैं कि सब में प्रभाव आ रहा है। ऊर्ध्वमुख वानासन, इसमें देखेंगे ये लगभग कैसा दिख रहा है? जैसे भुजंगासन था, ठीक है। पूर्ण भुजंगासन जैसा हो गया। नहीं, पूर्ण में पैर सिर की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो पूर्ण नहीं हुआ। तो इसमें ये जो हमारे भुजंग आसन में लगभग बेनिफिट्स हैं वही जा रहे हैं यहाँ पर। तो दी वान क्या होता है? वान का तो हमें भी नहीं पता सच्ची में, हमने एक दिन पढ़ा था पर अभी जस्ट हमको याद नहीं है हमने क्या पढ़ा था वान के बारे में, नहीं पता बिल्कुल, अभी याद नहीं हमको, ठीक है। ऊर्ध्वमुखों का बस याद है कि ये पीछे की ओर ले जा रहे हैं। वान का आज हम एक बार फिर से अपर्णा में लिख के रख लें पहले, ताकि आज एक बार फिर ध्यान से देख लेंगे। तो दी 3 वेरिएशन हुए जिसमें एल्बोज मुड़ी रहेंगी, वो हमारा अर्ध भुजंगासन होगा। ये वाला हमारा भुजंगासन होगा, और अगर पैर हमारे सिर की तरफ आ जाएंगे, मुड़ जाएंगे, तो वो पूर्ण भुजंगासन। वो पूर्ण, वो एडवांस में जाता है फिर। ठीक है। आप देख रहे हैं मकरासन, सबसे इजी आसन, ठीक। इससे आरामदायक कोई आसन नहीं है। ये किसके लिए है? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्पाइन के लिए अब तक जितनी रिसर्चेस की गई हैं उसमें मकरासन को वन ऑफ द बेस्ट आसन माना गया है स्पाइन को के रेस्ट के लिए। और जब भी वो वेरिएशन होता है जिसमें हमने अपने दोनों हाथों को रखा होता है और पीछे पैर हमारे खुले होते हैं, एड़ियां अंदर होती हैं और पंजे बाहर होते हैं, तो 2 वेरिएशंस हो गए हमारे। तीन है, तीन एक ये है, एक ऐसे करके है, एक ऐसे करके है। फर्स्ट, सेकंड और एक सामने ऐसे। अच्छा, 3 इसमें। और ये क्या है, जितने भी हम लोग पेट के बल आसन करते हैं उनका रेस्टिंग पोस्चर है, रेस्ट करना। अब देखते हैं पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन।
हलासन, ठीक, पूर्ण है, पूर्ण हलासन है। अर्ध हलासन जो 90 डिग्री में होता है, ठीक है। पूर्ण हलासन कहाँ कहाँ इफेक्ट आ रहा है? मूलाधार पे भी आ रहा है, स्वादिष्टान, सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है? विशुद्धि चक्र पे। वेरी गुड, विशुद्धि पर आ रहा है। और फिर मूलाधार, ठीक, विशुद्धि पर आ रहा है और मूलाधार पे आ रहा है। बाकी सभी जगह आ रहा है, लेकिन मूलाधार क्यों आ रहा है? क्योंकि पैर पूरा ट्विस्ट हो गया है, ठीक है। और विशुद्धि पर क्यों आ रहा है? क्योंकि पूरा फोर्स भी है, स्ट्रेचिंग दोनों है यहाँ पर। और जब इस कंडीशन में होंगे तो एक प्रभाव और आएगा, जिसके लिए किया जा रहा है आसन। क्या स्ट्रांग होगा इससे, इस आसन को करने से? वर्टिब्रल कॉलम। क्या चीज़ हमें मिलेगी, हमको क्या हीलिंग हो रही? पूरे हम लोगों ने हठ योग में क्या पढ़ा है इसके बारे में? सब लोग बिल्कुल रेडी पोजीशन में बैठे हैं, देख रहे हैं इस आसन को। अंजू आपने जो भी बोला, दीदी वो जो सोमरस होता है, वेरी गुड, तो अपने बिल्कुल कंप्लीट आंसर। सोम रस ही यहाँ पर काम कर रहा है कि सोम रस जो है, जब हम लोग ऐसे सीधे बैठते जैसे अभी हम सभी बैठे हैं, तो सोम रस क्या होता है कि वो नीचे की ओर जा रहा है। तो वो क्या होता है, जैसे मणिपुर में जाएगा, जो जहाँ जठर अग्नि है वहाँ वो जल जाएगा, जिसके कारण हमारे शरीर में कमजोरी, थकान, ये सारी चीज़ें होती हैं या रोग उत्पन्न होते हैं। इस पोजीशन में क्या है, सोम रस कहाँ है? यहीं पर है, नीचे जा ही नहीं रहा है हमारे पाचन तंत्र की तरफ। तो ये सोम रस को क्या है, सुरक्षित रखे हुए। और सोम रस का सुरक्षित होना या गले की तरफ ही रुक जाना, ये हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ, जिसे हम लोग फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, सब जो 4 डायमेंशन है हेल्थ के, उन सबको क्योर करना है एक ही समय पर। अगर ऐसा कोई 10 सेकेंड भी होल्ड कर पाए तो सोम रस को के द्वारा हम अपने पूरे जो WHO के 4 डायमेंशन है हेल्थ के ओवरऑल, उन सब की एक साथ हीलिंग हो रही है। और किसको नहीं करना? सर्वांगासन में भी होता है ना सोमरस का पान जो हम करते हैं, सर्वांगासन में भी, पर शवासन में नहीं होगा। और लेकिन सर्वांगासन में क्या पढ़ना है, वो हमारे उसका आसन नहीं है, रेफरेंस बुक का आसन नहीं है सर्वांगासन, ठीक। वो APMB में आसन है, उसको भी ऑथेंटिक माना जाता है, लेकिन वो अदर में लिया जाता है, ठीक है। जब हम लोग हठ योग, हठ रत्नावली, घेरन संहिता देखेंगे, यहाँ कहीं सर्वांगासन मेंशन नहीं किया गया है। किसको नहीं करना है ये? मैम सर्वाइकल की प्रॉब्लम। वेरी गुड। और पीरियड्स में नहीं करना, हाई बीपी वाले को भी नहीं करना। वेरी गुड, हाई बीपी वालों को नहीं करना है, ठीक है। बोलेंगे रचना जी, कुछ कह रहे? मैम विपरीत करनी के थे ना ये, तो बलितम फलितम और वो सोमरस का, इसमें तो ये कनेक्ट कर सकते हैं प्राण अपान का संयोग, क्योंकि विपरीत करनी में जिस तरह से पोजीशन बनती है तब वो सोमरस जो है वो चलता नहीं है। तो विपरीत करनी तो मुद्रा में है, लेकिन मुद्रा में मेनली ये बेनिफिट बताया गया है। नहीं, जब हलासन आप पढ़ेंगे, देखो जब जितने हमारे आसन हैं, मान लो आसन करें, मुद्रा करें, बंद करें, कुछ भी करें, जब हम लोग पश्चिमोत्तानासन, जब हमारा कोई आसन ऐसा हो जिसको देखकर हम, मतलब जिसकी पोजीशन ऐसी बन रही, तो पोजीशन मान लो हम लोगों का इसमें जठर अग्नि बहुत प्रदीप्त हो रही है, तो जठर अग्नि किस तरह से प्रदीप्त हो रही है? यह हमारा जो ब्रेन है, कहा जाता है जो हलासन है, ये हमारे स्पाइन को और ब्रेन को बहुत, अगर लेकिन एक इसमें प्रिकॉशन भी लेना है कि स्पाइन की जिसको प्रॉब्लम है उसे करना भी नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि स्पाइन के लिए अच्छा है, लेकिन स्पाइन की जिनको समस्या है वो इसको नहीं करेंगे। तो ये जब भी हमारी कोई ऐसी हीलिंग हो कि स्पाइन हील हो रही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था, स्पाइन की हीलिंग का मतलब है ब्रेन की हीलिंग। स्पाइन की हीलिंग का इफेक्ट क्या कहाँ आता है? ब्रेन पर आता है। तो विपरीत करने में जो चीज़ें हो रही हैं वही यहाँ पे, जब हम लोग हलासन के लाभ पढ़ रहे हैं तो जब उसके यौगिक लाभ देखेंगे, अभी आप लोग वैसे लाभ देखते हैं, अभी और जो हठ प्रदीपिका के जो लिखे गए ना, अभी कुछ हम लोगों ने नॉर्मल चीज़, इसकी और डेप्थ में बुक्स है, तो जो यौगिक लाभ होते हैं, तो यौगिक लाभ में यहाँ क्या है, हमारा जो सोम रस है वो सिक्योर, वो से।
मैम एक पॉइंट ये नोट किया कि इसमें पंजे पलट के रखते हैं, नाखून भूमि को स्पर्श करते हैं, हाँ। इसमें ऐसा नहीं है। नहीं, इसमें इन्होंने ऐसा कर दिया। अब जो हम लोग करेंगे दोनों चीज़ें हैं, जब आपको कि अच्छी और प्रैक्टिस होगी तो ऐसे दब जाएंगे पैर, ठीक। अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं वैसे होगी, ही मतलब वो ही एक आदत है स्टार्टिंग से, तो वैसे ही मैं करती हूँ। और एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने विपरीत करनी की तो मुझे बहुत भूख लगने लगी, और हलासन जब करते हैं तो नॉर्मल डाइट, मतलब लगता नहीं है कि कुछ अलग खाना है, डाइट में कोई चेंज लाना है। ये मुझे दोनों का डिफरेंस मतलब बेसिक नहीं तो अच्छी चीज़ जिस देखो, जब आपने विपरीत करने की है ना, विपरीत करने के साथ कुछ मुद्रा है, वो उस मुद्रा में क्या है, मुद्रा क्यों वो बनाई गई है। जब विपरीत करनी करते हैं तो आपने कभी देखा उसका पोस्चर, ना तो पैर सीधे हैं सर्वांगासन की तरह, ना वो अर्ध हलासन में है, ना पूर्ण हलासन में। जो 120 डिग्री का जो एंगल बनता है वो अपने आप में पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है एक साथ ब्रेन से, ठीक है। तो वहाँ पर उस मुद्राओं के लाभ, सबसे अधिक लाभ किसके होते हैं, सबसे कम लाभ आसन से होते हैं, ठीक। फिर सबसे अधिक लाभ किससे होते हैं, प्राणायाम से। उससे भी अधिक लाभ किससे होते हैं, बंद से। टोटल अगर हम लोग पूरे जीस्ट निकालें तो सबसे अधिक लाभ हमें किससे मिलते हैं, बंद से और मुद्राओं से। तो बंद मुद्राओं के अंदर ही आते हैं, ठीक। कोई कुछ भी ना करे, एक पॉइंट में सारी चीज़ें बंद कर दे, केवल 30 सेकेंड खेचरी मुद्रा डेली लगा ले, उसको सारी कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। मतलब जो चीज़ें जितना सूक्ष्म होती जा रही हैं उतने, और ऐसे हम लोगों को सुन के क्या लग रहा है 30 सेकेंड कितना आसान है, ठीक, लेकिन कर नहीं पाएंगे जितनी जो चीज़ें आसान दिखती है ये करना आसान, क्योंकि इसमें क्या बॉडी के लेवल पे चीज़ें करना सबसे आसान है और मन के लेवल पे चीज़ों को करना सबसे कठिन है, ठीक है। तो बस अब 1 मिनट का टाइम हमारे पास और है, उसमें हम एक आसन कवर करेंगे, चक्रासन, ठीक। चलो बस फटाफट सब बोल देंगे। इफेक्ट कहाँ आ रहा है चक्रासन में, मूलाधार स्वादिष्टान पे भी आ रहा है, ये ऑल ओवर पूरा रोल हो रहा है, मतलब हाँ, विशुद्धि पे भी, अनाहत पे भी आ रहा है, अनाहत पे भी आ रहा है, विशुद्धि पे भी, आज्ञा पे भी आ रहा है, आज्ञा पे भी आ रहा है, ठीक। अगर हम वन में पूछे तो इफेक्ट कहाँ आ रहा है, कंप्लीट सब बस सही से एक आंसर दो, वन में आंसर अगर हम पूछे तो कहाँ आ रहा है, पूरी कमर पे आ रहा है, पूरी स्पाइन पे, ठीक है। वन में आंसर पूछे तो स्वादिष्ठान पे जा रहा है, ठीक, वहीं से पूरा घूम रहा है, ठीक है, ट्विस्ट हो रहा है। प्रेशर का पॉइंट जो है वो स्वादिष्ठान पे जाएगा, ठीक है, और बाकी इफेक्ट सभी जगह आ रहा है, पूरा अनाहत पे जा रहा है, विशुद्धि पे, ओवरऑल 6 चक्र एक साथ प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सबका होमवर्क है, जितने हम लोगों ने बंद चक्र, सूर्य नमस्कार, जो कुछ आपके पास अभी कुछ PDF और हम शेयर कर देंगे, लगभग उसे आज से कल तक कंप्लीट कर देंगे सभी लोग, ठीक है, यूनिट 10 को। और इसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन रह जाएंगे तो वो हम देख लेंगे मंडे को। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि एक पेपर हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसको लेंगे 2023 का थर्ड का, और उसी का हम लोग लेंगे सिलेबस का पेपर। और हिमांशु, मानसी, आप लोग को क्या करना है, आपको 2018 का लेना पेपर। अगर 17 का कर चुके हो तो ठीक है, नहीं किया है तो 18 कंप्लीट होने वाला है, हाँ, तो 18 का हो गया है तो उसको पूरा कंप्लीट करके, अगर कंप्लीट हो गया तो 19 का ले लेना, 19 का। मैम ये पूछना चाह रही थी मैम, जैसे सेकंड तो हमारा चल रहा है, 18 कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट का मतलब कैसे, क्या अगर अभी आपको फर्स्ट करना ही नहीं, किसी को भी, किसी को नहीं करना है, ठीक है। हिमांशु, मानसी और क्या बोलते हैं उर्वशी और भी कुछ लोग हैं, किसी को फर्स्ट नहीं करना है, वो आपको जब नेक्स्ट सेशन में आएंगे तब करना है, ठीक है। तो अभी आपके लिए कुछ नहीं करना, बोलेंगे पढ़ना में, अब जिसको लीव करना हो जस्ट लीव कर दे, 1 मिनट शांति पाठ कर दे, फिर लीव करेंगे, ठीक। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, एक छोटा सा वर्क है, जितने लोग दिव्या, रचना जी, अपर्णा मैम, हेमलता मैम, मोनिका मैम,
आप लोगों को एक काम करना है, और बाकी दीप्ति वगैरह वो सब हिमांशु की लाइन में है। आप लोग ने क्या पढ़ाई कर रहे हो, कितना किसका कंप्लीट हो गया है, एक पेपर में लिखकर हमको पर्सनल शेयर कर देना, ठीक है। फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, जो आप अदर पढ़ रहे हो वहाँ से, जो अपने से कहाँ तक कवर हो गया है, ठीक है। बस उतना मैटर बेस, बाकी सब लीव करना चाहे लीव कर दे, बोलेंगे पढ़ना में, जिसको रुकना रुकेंगे। इस सूर्य नमस्कार में हमारा मुद्रा का इफेक्ट, क्या क्या मुद्रा होंगी? प्रणाम मुद्रा है, हाँ ठीक है। ठीक है। और फिर जितनी पोजीशन है उनको भी मुद्रा बोलते हैं, प्रणाम को मुद्रा ही बोलते हैं, फर्स्ट और 12 नंबर को, ओके ठीक है। ये क्योंकि पांचों उंगलियां जा रही है ना इसमें, तो ये हमारे पांच तत्व कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये मुद्रा में कनेक्ट होता है प्रणाम, ठीक है। ठीक है। और बंध में जैसे बंध में हमारा इफेक्ट आता है, मतलब बंध लगते हैं हमारा मूल बंध, क्यों, उसमें जैसे ही हमने वो किया जालंधर बंध तो लगेगा, पूरा लग रहा है, ठीक है। और जब हम लोग पादहस्तासन की तरफ आए, ठीक है, तो हमारा मूल बंध की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद उसमें वो उड्डयन बंध में क्या बोलते हैं, भुजंगासन, ठीक है। हाँ, इस तरह से देखिए सभी जगह उसमें बंद जो है हमारे तीनों कवर हो रहे हैं, और दो बार हो रहे हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलो सबको प्रणाम। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते।